कर दो। ओके। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? चलो, अपना वेट का क्रॉप कंप्लीट कर लिया था अपने गेहूं की खेती को, जो अपनी 5 से 6 क्लासें हुई थी, जो प्रीवियस लेक्चर थे अपने, आज से काफ़ी दिन पहले की क्लासें हो चुकी है और आपने दोबारा से फिर स्टार्ट कर रहे हैं उसी सीरियल क्रॉप को। जो नेक्स्ट क्रॉप है अपनी वो है जो वारले है। और लगभग मैंने आपको बताया था कि गेहूं अगर अपने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है तो वारले के अंदर ज़्यादातर चीज़ें वही है, जैसे कि वीड मैनेजमेंट है, जो अपने गेहूं के अंदर वीड मैनेजमेंट करके आए हैं वो वारले के अंदर है, या फिर इंसेक्ट है, या कुछ डिजीज ऐसे हैं जो गेहूं के अंदर भी लगते हैं, वही डिजीज किसके अंदर लगते हैं, वारले के अंदर लगते हैं। कुछ वैरायटियां याद करनी है अपने को, सीड रेट वगैरह भी लगभग वीट जितना ही है इसका, और थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं जो अपने को याद रखनी है। बाकी बहुत अच्छी क्रॉप है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, डेफिनेटली आता ही है क्वेश्चन। जैसे कि इसकी सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा सीरियल क्रॉप है जिसको अपने लवणीय या क्षारीय मिट्टी के अंदर सैलाइन और अल्कालाइन सॉइल के अंदर ग्रो किया जा सकता है। तो अपनी क्रॉप है कौन सी, वारले। बाकी ये पानी की कमी को भी काफी हद तक सहन कर सकता है ना। सभी को प्रणाम, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है। ठीक है, सभी को देवेंद्र, अनिल कुमार, पंकज, गुरमीत सिंह, ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, राजकमल, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो चलो, वारले की क्रॉप का अपने जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन, बाकी चीजें मैंने आपको क्लासिफिकेशन के अंदर कंप्लीट करवा दी गई है, फिर भी आपको थोड़ी बहुत चीजें वो फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपने। जैसे कि बोटेनिकल नेम की बात करें, अपने वारले का बोटेनिकल नेम सभी को पता है, होडियम बुल्गेर होता है, पीछे किया भी अपने बोटेनिकल नेम। होडियम बुल्गेर, होडियम बुल्गेर। फैमिली का पता अपने को कि कौन सी फैमिली का ये प्लांट है, तो फैमिली इसकी कौन सी है, तो फैमिली है इसकी पोएसी। पोएसी, जिसका पुराना नाम ग्रेमनी है, और इससे भी पुराना नाम कौन सा है, इससे भी पुराना नाम इसका घासकुल है। ठीक है, ग्रासकुल। ओरिजिन की बात करें अपनी, इसका उत्पत्ति स्थान की, जो का ओरिजिन कहाँ पर हुआ है, तो मोस्टली बुक के अंदर मिलता है इथोपिया। कौन सा, इथोपिया, या फिर आप याद रख सकते हो दक्षिणी पश्चिमी एशिया। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, जो कि गेहूं का ओरिजिन है, वही वार्ले का ओरिजिन, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ये नॉर्मल इसका ओरिजिन आप याद रख सकते हो। ठीक है। क्रोमोसोम की बात करें, इसके अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं, क्रोमोसोम नंबर कितने हैं। अगर अपने इसमें गुणसूत्र नंबर या क्रोमोसोम की बात करें वार्ले के अंदर, तो वार्ले के अंदर क्रोमोसोम 2n = 14 होते हैं, 14 क्रोमोसोम होते हैं। पीछे ये मैंने आपको बातें बताई हुई है कि किन किन क्रॉप के अंदर 14 क्रोमोसोम होते हैं ना, डिटेल के अंदर किया है अपने। जैसे कि गेहूं के दो स्पीसीज, गेहूं की एक स्पीसीज है ट्रिटिकम मोनोकोकम, या फिर मटर है, मसूर है, देसी चना है, जूट है, जीरा है, बाजरा है, या फिर अपना जो है, इसमें 14 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये कॉमन सी चीजें हैं। अगर अपनी बात करें कि इसके अंदर जर्मिनेशन किस टाइप का होता है, तो जैसे कि गेहूं के अंदर हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, उसी प्रकार से जौ के अंदर भी कैसा जर्मिनेशन होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन ही होता है। मतलब जब अपने जौ को ग्रो करते हैं तो इसके कोटिल्डोन भूमि के ऊपर आ जाएंगे, अपने नीचे ही रह जाएंगे, ऊपर नहीं आ पाएंगे, ये हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। उसके बाद मैंने आपको पोलिनेशन भी बताया था कि इसमें किस प्रकार का पोलिनेशन होता है, परागन। तो ये सेल्फ पोलिनेटेड सब परागित फसल है। इसमें क्या होता है, सब परागन होता है, सेल्फ पोलिनेटेड। जैसे गेहूं के अंदर सब परागन होता है, वैसे ही वारले के अंदर भी सब परागन ही होता है। ठीक है, ये कॉमन सी बातें। बाकी आपको मैंने इसका टेस्ट वेट बताया था, प्रिक्शन बार, 1000 सीड का बार, इसको अपने क्या बोल देते हैं, प्रिक्शन बार बोल देते हैं। 1000 सीड का बार, प्रिक्शन बार, टेस्ट वेट बोल दो इसको। तो ये आप नॉर्मल याद रखना है तो आप याद रख सकते हो 35 से लेकर 40 ग्राम तक, इतना 35 से 40। बाकी अगर आप सिंपल, अगर इस प्रकार की लैंग्वेज दे कि 6 रो वार्ले के अंदर,
6 रो वार्ले के अंदर टेस्ट वेट कितने हैं, तो आप मान सकते हो 40 से लेकर 45 ग्राम तक हो सकता है। और 2 रो वार्ले के अंदर, ठीक है ना, 2 रो वार्ले के अंदर देखा जाए, 6 रो और 2 रो, 6 रो वार्ले के अंदर तो इसके अंदर लगभग अपने मान सकते हैं 35 से लेकर 40 ग्राम होता है। कितना? 35 से लेकर 40 ग्राम, ये टेस्ट वेट है। ये सिंपल सी चीज याद रखनी है, बाकी अपने पीछे किया हुआ है इसके बारे में। उसके बाद में आपने जो से रिलेटेड याद रखना है कि जो से एक ड्रिंक बनती है जिसका नाम होता है लूगरी। क्या है? ये एक पेय पदार्थ है जो फर्मेंटेशन से तैयार करते हैं। एक पेय पदार्थ है जो फर्मेंटेशन के द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके सीड को अपने रोस्टेड कर लें, सीड को रोस्ट कर लिया तो खाने के लिए एक प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं जिसको अपने सेत्तू बोल देते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट तैयार करते हैं। बाकी जो का जो मोस्टली उगाने का जो पर्पज है वो क्या है? माल्ट प्रोडक्शन है। इसको किसके लिए ग्रो करते हैं? मोस्टली माल्ट प्रोडक्शन के लिए ग्रो करते हैं, कि माल्ट के लिए इसको उगाया जाएगा। माल्ट क्या है वो अपने देखेंगे कि माल्ट किसको बोलते हैं, कैसे उसकी प्रोसेस होती है माल्ट की, कि माल्ट कैसे तैयार किया जाएगा, क्या सीड के अंदर माल्ट होता है। बाकी आप जो के प्लांट को देखोगे तो ये C3 प्लांट है। ठीक है, C3 है, मतलब इसमें C3 साइकिल होता है। इसका पहला प्रोडक्ट पीजीए बनता है, फोस्फोगिल्सरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? फोस्फोगिल्सरिक एसिड बनता है, पीजीए। ये लॉन्ग डे प्लांट है। ये कैसा प्लांट है? लॉन्ग डे। लॉन्ग डे मतलब इसको फ्लावरिंग के टाइम 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी प्रकाश चाहिए इसको? 12 घंटे से ज्यादा प्रकाश चाहिए, क्योंकि ये रवि का प्लांट है। और रवि रवि के जितने भी प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। उसके बाद सब परागित फसल है, इसमें सेल पोलिनेटेड होता है। ठीक है, ये कॉमन सी बातें अपने पीछे कर चुके हैं, जनरली देखा गया है। बाकी सामान्य परिचय अपने देख लिया है। आपको दो प्रकार का वार्ले मिलता है, एक तो 6 रो वार्ले होता है, एक 2 रो वार्ले होता है। 6 रो और 2 रो का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये इसका मान के चलो कि ये इसकी ईयर है ना। अगर आपसे पूछा जाए वार्ले के पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं, पीछे वैसे करवा दिया मैंने आपको कि इनफ्लोरोसेंस को क्या बोलते हैं। पुष्पक्रम मतलब फूल का स्ट्रक्चर कैसी है, तो ये होता है स्पाइक टाइप का। कैसा होता है? स्पाइक। स्पाइक को अपने क्या बोल देते हैं? ईयर भी बोल देते हैं। और इस ईयर को अपने और क्या बोल देते हैं? हेड भी बोल देते हैं। इसकी बाली को देखोगे आप, इसके ईयर को देखोगे तो जिसमें जिग जैक एक्सिस होती है और उसके दोनों तरफ बीज लगे होते हैं, छिलकों से ढके हुए होते हैं ना, इस प्रकार से ना, लिमा और पेलिया, दो छिलके। तो अपने अगर अपने इसकी स्पाइक, अगर इसकी दो कतारें हैं, अगर सीड इस प्रकार से, इस राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड देखो, दो ही कतारें हैं, ये 2 रो वार्ले हैं। कैसा वार्ले? 2 रो। अगर इस रैचिस के साथ 6 कतारें लगी हुई है, मतलब 6 रो लगी हुई है, मान लिया कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, लेफ्ट राइट, दो दो आगे है, दो पीछे है, मतलब बाली पर 6 कतारें हैं इसकी सीड की। तो ये कौन सा वार्ले है? ये 6 रो है। 2 रो के अंदर क्या होगा? एक राइट में होगी, एक लेफ्ट में, बाएं दाएं दो ही होगी, है ना। तो प्रोडक्शन देखा जाए तो 6 रो वार्ले का होता है। और अपने सबसे ज्यादा किस वार्ले को ग्रो करते हैं? 6 रो। और 6 रो कौन सा होता है? होर्डियम वुल्गेर। बाकी स्पीसीज की बात करेंगे अपने, ये कॉमन सी बातें अपने देखी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखने कुछ बातें जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अपने देखा जाए तो इसको उगाना कब स्टार्ट किया था? तो 7500 BC के अंदर, बिफोर क्रिस्टन। ठीक है, तो यहीं पर ही अपने किसकी खेती स्टार्ट कर दी थी? गेहूं की। गेहूं और जौ की खेती अपने कब स्टार्ट की? 7500 BC के अंदर अपने स्टार्ट कर दिया था। किसको? वार्ले को उगाना। और देखा जाए विश्व के अंदर तो ये चौथा मुख्य अनाज है। इसके बाद में जैसे कि मैनली गेहूं है एक नंबर पर, उसके बाद में जैसे कि धान है, धान के बाद जैसे कि मक्का है, मक्का के बाद में जो चौथा मुख्य अनाज है अपना, विश्व का मुख्य चौथा अनाज कौन सा है? तो जो है। उससे पहले गेहूं है, धान है, मक्का है। और इससे बनने वाले प्रोडक्ट, जैसे मुख्य पर्पज इसका माल्ट प्रोडक्शन होता है, माल्ट का आगे फर्मेंटेशन करते हैं तो बियर वगैरह बनाने के अंदर इसका यूज कर लेते हैं, इसके रूप में, बियर वगैरह बनाने के रूप में। बाकी एक अच्छी क्रॉप है, मतलब पानी की अगर कमी है अपने खेत के अंदर, अगर स्कैरसिटी है पानी की, पानी की अच्छी मात्रा नहीं है, मतलब इरिगेशन के सोर्स अच्छे नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो अपने सीरियल क्रॉप के अंदर जौ को उगा सकते हैं। बाकी अगर अपनी सोयल सैलाइन है, सैलाइन मतलब क्षारीय मिट्टी है, सैलाइन मतलब लवणीय मिट्टी है, और अल्कालाइन मतलब क्षारीय मिट्टी है, तो ऐसी सोयल के अंदर भी अपना जो अच्छे से ग्रो हो सकता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिसको अपने कंप्लीट कर लेते हैं। आगे अपने देखते हैं इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। अगर जौ के अंदर कार्बोहाइड्रेट देखा जाए तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है
73 से लेकर 74%, ठीक है ना, 73 से लेकर 74% तक। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन इसके अंदर 11.5% प्रोटीन होता है, और इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिनोइड प्रोटीन होता है। कौन सा, एल्ब्यूमिनोइड्स में एल्बुमिनोइड्स प्रोटीन होता है, ठीक है। जैसे गेहूं के अंदर ग्लूटीन प्रोटीन होता है, उसी प्रकार इसमें कौन सा, एल्ब्यूमिनोइड। फैट वगैरह की बात करें 1.3% इसमें फैट होती है। अगर आपसे फाइबर पूछा जाए कि कितना फाइबर होता है, तो 3.9% इसके अंदर फाइबर की मात्रा भी देखने को मिलती है। किसके अंदर, जौ के अंदर। तो ये अपने इसकी फूड वैल्यू की बात की है, कार्बोहाइड्रेट लगभग 73 to 74% है। प्रोटीन की बात करें तो 11.5% है, 11.5% प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें कि वसा की बात करें, फैट की बात करें तो 1.3% है। इतनी 1.3% है, बाकी फाइबर वगैरह 3.9% है। उसके बाद में है माल्ट। मोस्टली अगर अपने वार्ले को ग्रो करते हैं तो किसके लिए ग्रो करते हैं, माल्ट। अब देखेंगे कि माल्ट होता क्या है, कैसे माल्ट का अपने प्राप्त करते हैं माल्ट, और माल्ट को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, ऐसी कौन सी चीज की जाएगी कि अपने को माल्ट प्राप्त हो जाए, या फिर माल्ट का आगे फर्मेंटेशन करके कौन कौन सी चीजें तैयार करते हैं। तो माल्ट तैयार करने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि माल्ट है क्या, व्हाट इज माल्ट, माल्ट है क्या। तो माल्ट को अपने माल्टोज भी बोल देते हैं। अगर माल्ट ना लिखा है, माल्टोज लिखा है, तो इसमें कोई अलग से कोई चीज नहीं है, माल्ट कोई माल्टोज बोल देते हैं। माल्ट है क्या, तो माल्ट है ड्राइड जर्मिनेटेड सीड, क्या, सुखाया गया अंकुरित बीज है, ठीक है ना, ड्राइड जर्मिनेटेड सीड है। अगर आपसे पूछा जाए माल्ट क्या है, तो माल्ट क्या है, ड्राइड जर्मिनेटेड सीड है, जर्मिनेटेड, ड्राइड जर्मिनेटेड सीड। सुखाया गया अंकुरित, अंकुरित सुखाया गया अनाज, या सुखाया गया अंकुरित बीज, ये ड्राइड जर्मिनेटर सीड है। क्या सीड के अंदर माल्ट होता है क्या, तो सीड के अंदर माल्ट नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या सीड के अंदर, बीज के अंदर माल्ट होता है, कि बीज के अंदर माल्ट नहीं होता, बीज के अंदर क्या होता है, तो बीज के अंदर होती है स्टार्च। क्या होती है, बीज के अंदर स्टार्च होता है। इस स्टार्च को माल्टोज के रूप में तोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। बीज के अंदर क्या होती है, स्टार्च होती है, बीज के अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च को तोड़ के अपने माल्ट तैयार करते हैं। तो माल्ट तैयार करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले अपने पास क्या होगा, सीड होगा नॉर्मल। और सबसे अच्छा जो माल्ट है वो अपने को मिलता है जिसके ऊपर छिलके होते हैं, ठीक है ना। एक तो हस्कलेस बार्ले होता है जिसके ऊपर छिलके नहीं होंगे, जैसे गेहूं का कैरियोप्सिस मिलता है उसी प्रकार से होगा। दूसरा होता है अपने जिसके ऊपर छिलके होते हैं, ज्यादातर इसका यूज कर लेते हैं अपने पोल्ट्री के अंदर या फिर लाइव स्टॉक के अंदर, उनको फीड के अंदर यूज कर लेते हैं इसका। तो जिसके ऊपर छिलके होते हैं उसका अच्छा माल्ट बनता है, मतलब ये मान के चलो। तो अपने पास ये सीड है, इसका, वार्ले का, क्योंकि यहाँ से अपने को माल्ट तैयार करना है। अपने सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जो अपने पास जो सीड है उसको पानी के अंदर भिगोना है। अपने क्या करना है, पानी के अंदर कुछ टाइम के लिए पानी में रखना है। कितने टाइम के लिए पानी में रखना है सर, तो लगभग 2 से 3 दिन तक पानी में रखना अपने इसको। कितने दिन तक, 2 से 3 दिन तक पानी में रखेंगे जो भी अपने पास सीड है जिससे अपने को माल्ट लेना है। तो अपने क्या देखते हैं, आप कोई भी सीड है उसको जब भी आप पानी के अंदर रखते हैं तो उसके अंदर स्प्रोटिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके अंदर जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब अंकुरन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, अंकुरन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये इसके अंदर जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है कि उससे स्प्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर अंकुरन हो गया, इस प्रकार से पौधा बनना स्टार्ट हो गया। आप कोई भी सीड देखते हो, जैसे बीज है, बीज के अंदर मेजरली 2 चीजें होती है। एक तो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, जिससे बीज अपने पौधा बनता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर होता है एंडोस्पर्म। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर एंडोस्पर्म होता है, और एंडोस्पर्म में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब पोषण होता है जो इस भ्रूण को मिलेगा और पौधा बनेगा। एंडोस्पर्म क्या करता है, भ्रूण तो क्या करेगा, एक पौधा निकालेगा, और पौधे को बढ़ने के लिए वहां पर जो भी पोषण चाहिए या फिर जो भी फूड चाहिए वो कहां से मिलेगा, एंडोस्पर्म से मिलेगा। एंडोस्पर्म के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो जैसे ही अपने देखा कि अपना जो सीड था, ये अपना सीड है, ये मान के चलो कि इसके अंदर स्प्रोटिंग स्टार्ट होगी, ये पौधा बनना स्टार्ट हो गया। इसको जो फीड मिलेगा इस बीज के अंदर, यहाँ पर क्या, एंडोस्पर्म के अंदर ही क्या है, मतलब पोषण है। ये कैसे टूटता है, ये स्टार्च टूटती है, ये स्टार्च क्या है, टूटती है। ये स्टार्च टूटेगी किसके रूप में,
माल्ट के रूप में टूटती है, माल्टोज के रूप में। इसको तोड़ने का काम क्या करता है? एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है अमाइलेज एंजाइम, ठीक है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम बोल देते हैं। अमाइलेज एंजाइम होता है जो सिर्फ जर्मिनेशन के टाइम ही बनता है। ये अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? ये अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? इस स्टार्च को क्या करेगा? तोड़ेगा। इस स्टार्च को तोड़ता है और किसके रूप में तोड़ता है? इस माल्ट के रूप में तोड़ता है। और ये माल्ट किसके काम आती है? इस पौधे के काम आती है। और किसके रूप में काम आती है? ये न्यूट्रेंट के रूप में काम आती है, मतलब ये पौधा बनाने के रूप में काम आती है। जैसे इस पौधे को अपने, इस छोटा सा पौधा जो स्प्रूटिंग होना स्टार्ट हुई है, इसको एंडोस्पर्म से भोजन मिलना स्टार्ट हो गया, और किसके रूप में? माल्ट के रूप में, क्योंकि स्टार्च अब टूट गई है और इसको तोड़ने का काम किसने किया? अमाइलेज एंजाइम ने किया। और ये माल्ट किसके काम आना स्टार्ट हो गई है? इस छोटे से पौधे के काम आना स्टार्ट हो गया, और ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अपने इसको बढ़ने नहीं देना है। अगर इसको बढ़ने दे दिया, इसको पौधा बनने दे दिया, तो इसका मतलब है जो अपने को माल्ट चाहिए वो इसके काम आ जाएगी, वो पूरी की पूरी काम आ जाएगी, और अपने लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि अपने को माल्ट चाहिए। वो माल्ट किसके काम आ गई? वो न्यूट्रेंट के काम आ गई, एक पोषण के रूप में, एक खाद्य के रूप में, या फिर एक भोजन के रूप में काम आ गई इसको पौधा बनाने के लिए। अपने क्या करना है? इसको रोकना है, इसको अपने स्प्रूटिंग नहीं होने देनी है, मतलब इसका जर्मिनेशन यहीं पर रोक देना है। तो इसके जर्मिनेशन रोकने के लिए अपने क्या करते हैं? जैसे ये जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है तो इसको अपने क्या कर लेते हैं? ड्राइड कर लेते हैं, और उसके बाद में इसको रोस्ट कर लेते हैं। रोस्टेड कर लिया। अब ये रोस्टेड या ये ड्राइड जो भी सीड है, इसके अंदर अब क्या है? इसके अंदर ये माल्ट है। इसके अंदर क्या है? माल्ट है, क्योंकि ये स्टार्च के रूप में जो टूटा है अमाइलेज के कारण, वो माल्ट इस ड्राइड जर्मिनेटेड सीड में आ गया। तो वहां पर अपने क्या लिखा था स्टार्टिंग के अंदर? ड्राइड जर्मिनेटेड सीड ही क्या होता है? माल्ट होता है। अब इस सीड के अंदर, इस ड्राइड जर्मिनेटेड सीड के अंदर माल्ट है। इस माल्ट का वो आप क्या करवाओ? फर्मेंटेशन करवाओ, किण्वन करवा दो, इसका फर्मेंटेशन करवा दो। फर्मेंटेशन के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि मेजरली अपने क्या तैयार करते हैं? बियर तैयार करते हैं। मेजरली अपने क्या तैयार करते हैं? बियर। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस यहां से लेकर जो अपने तैयार की है, इसको अपने क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माल्टिंग। ठीक है, सीड से माल्टोज तैयार करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? माल्टिंग बोलते हैं। तो माल्टिंग इस प्रकार से कीजिए। तो अपने पास, जब अपने पास ये सीड आ जाएगा जिसके अंदर माल्ट है, ये ड्राइड जर्मिनेटेड सीड है, तो इसका आगे यूज करेंगे, किसके रूप में यूज करेंगे? तो बियर वगैरह बनाने के रूप में, या फिर अन्य कोई भी लूगरी वगैरह का जो भी प्रोडक्ट अपने को तैयार करना है, या फिर कोई भी फर्मेंटेशन ड्रिंक अपने को तैयार करनी है, तो वो कहां से तैयार होगी? वो एक ड्राइड जर्मिनेशन, मतलब सुखाए गए अंकुरित बीज से तैयार होगी, जिसको अपने क्या बोल देते हैं? जिसको अपने माल्ट या माल्टोज के रूप में, ये पूरी प्रोसेस होती है। कौन सी? माल्टोज। ठीक है, माल्टोज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक समझने वाली चीज थी जिसको अपने क्या बोलते हैं? माल्ट बोलते हैं। उसके बाद में है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण है। ये क्या है? वर्गीकरण। दो प्रकार का वर्गीकरण पढ़ेंगे अपने, इसका, इसकी स्पीसीज का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण। पहला है प्रजनन स्थिति और स्पाइकलेट पर, तीन स्पाइकलेट्स की अपनी व्यवस्था के आधार पर, या फिर अपनी बात कर सकते हैं अरेंजमेंट के आधार पर, इसको कितने प्रकार में डिवाइड किया है? तीन प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? पहला क्लासिफिकेशन का आधार कौन सा है? अगर अपने ए बी सी क्लासिफिकेशन का नाम दे, तो पहला ए प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पर है? वो स्पाइकलेट की अरेंजमेंट के आधार पर है। ठीक है ना। फर्टिलिटी स्टेटस देखते हैं अपने कि जो स्पाइकलेट है वो कितने फर्टाइल है, कौन सा नॉन फर्टाइल है, कौन सा फर्टाइल है। मोस्टली तीन ही स्पाइकलेट होते हैं। फूल के अंदर कितने स्पाइकलेट होते हैं? तीन। इन तीन के अंदर कौन सा फर्टाइल होगा, कौन सा अनफर्टाइल होगा, उसी के आधार पर जो वार्ले है उसका वर्गीकरण कितने पार्ट में किया गया? तीन के अंदर। अब ये तीन देखेंगे कौन कौन से, ये तीन वर्गीकरण के अंदर कौन कौन सा वार्ले आएगा उसकी बात करते हैं अपनी। पहला है अपना दो पंक्ति वाला टू रो वार्ले। इसमें पहली स्पीसीज है होडियम बुल्गेर वैरायटी डिस्टिकन। कौन सा? होडियम बुल्गेर वैरायटी डिस्टिकन। होडियम बुल्गेर वैरायटी डिस्टिकन की बात करें कि होडियम बुल्गेर वैरायटी डिस्टिकन क्या है, इसके अंदर कौन सा स्पाइकलेट फर्टाइल होता है, कौन सा अनफर्टाइल होता है, कितने सीड बनते हैं। देखो, जो होडियम बुल्गेर वैरायटी डिस्टिकन है, जो टू रो वार्ले की एक स्पीसीज है, इसके अंदर ये तीन स्पाइकलेट, ये तीन स्पाइकलेट अपने बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इन तीन स्पाइकलेट के अंदर देखा जाए तो ये सेंटर का स्पाइकलेट है। ये कौन सा? केंद्रीय स्पाइकलेट है, सेंटर का। तीन स्पाइकलेट है, ये केंद्रीय स्पाइकलेट। ये केंद्रीय जो स्पाइकलेट है, स्पाइकलेट केंद्रीय जो स्पाइकलेट्स हैं, ये क्या होते हैं? ये फर्टाइल होते हैं, ये उर्वर होते हैं। उर्वर का मतलब कि
पोलिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन के काम आएंगे यही स्पाइकलेट काम आते हैं। ये फर्टाइल है। दोनों जो लेटर है, एक तो ये है एक ये है, ये दोनों क्या होते हैं, ये बांझ होते हैं, मतलब इनका कोई भी काम नहीं है, इनका कोई भी काम नहीं है। और हर एक स्पाइकलेट में कितने सीड होते हैं, हर एक स्पाइकलेट में 25 से लेकर 30 सीड्स होते हैं। ये कौन सी स्पीसीज है, ये है ओडियम वल्गैर वैरायटी डिस्टिकन। कौन सी है, ओडियम वल्गैर वैरायटी डिस्टिकन। तो पहला अपना कौन सा है, पहला अपना डिस्टिकन। डिस्टिकन के अंदर सेंटर स्पाइकलेट क्या होता है, फर्टाइल होता है। कौन सा, सेंटर का स्पाइकलेट क्या होगा, फर्टाइल होगा। बाकी जो लेटरल है, दोनों ही जो पार्श्व स्पाइकलेट हैं या फिर लेटरल जो भी स्पाइकलेट हैं आसपास के, वो दोनों ही क्या होंगे, अउर्वर होंगे, मतलब वो दोनों ही बांझ होंगे। और सेंटर का जो स्पाइकलेट है वो क्या होगा, फर्टाइल होगा, वो क्या होगा, फर्टाइल होगा। तो पहली वैरायटी है डिस्टिकन। कौन सी है, डिस्टिकन। सेकंड की बात करें तो उसके बाद में है 6 रो का आता है, इसके अंदर होडियम वल्गैर वैरायटी हेक्सिकन। कौन सी, हेक्सिकन। इसके अंदर अपने देखा जाए कि सेंटर का इसके साथ ही अपने दोनों एक्स्ट्रा स्पाइकलेट, ये सेंटर का स्पाइकलेट है, ये तो फर्टाइल होगा, ये भी फर्टाइल होगा, ये भी, मतलब इसके अंदर ये तीनों ही फर्टाइल है, ठीक है ना। इसके अंदर ये तीनों ही क्या है, तीनों ही उर्वर है। इसके अंदर ये तीनों ही उर्वर है, मतलब इसका जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छा प्रोडक्शन होगा। इसका जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, एक अच्छा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि इसमें तीनों ही स्पाइकलेट क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। और प्रत्येक स्पाइक के अंदर, प्रत्येक स्पाइक के अंदर कितने सीड होते हैं, तो प्रत्येक स्पाइक के अंदर 25 से लेकर 60 सीड होते हैं। 25 से लेकर 60 सीड होते हैं प्रत्येक स्पाइक के अंदर। दूसरा है 6 रो, और 6 रो के अंदर है हेक्सिकन। कौन सा, ओडियम वल्गैर वैरायटी हेक्सिकन। उसके बाद में इन रेमी, अनियमित या इरेगुलर वार्ले। इरेगुलर वार्ले के अंदर, इरेगुलर वार्ले के अंदर देखा जाए तीनों स्पाइकलेट, वही तीनों स्पाइकलेट, इसके अंदर सेंटर का स्पाइकलेट फर्टाइल होगा। इसमें ये सेंटर का स्पाइकलेट क्या होगा, केंद्रीय स्पाइकलेट, ये फर्टाइल होगा। केंद्रीय क्या होगा, उर्वर होगा। और इन दोनों के अंदर, एक इसमें और इसमें, इन दोनों के अंदर कोई फर्टाइल हो भी सकता है, उर्वर हो भी सकता है, और उर्वर नहीं भी हो सकता है। इसमें एक बांझ हो भी सकता है और बांझ नहीं भी हो सकता, ठीक है, ठीक है। बांझ हो भी सकता है और बांझ नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये आपने देखा है किसके अंदर, अपने इरेगुलर के अंदर। ये 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन अपने किसके आधार पर किया है, स्पाइकलेट के आधार पर। और वार्ले के अंदर 3 स्पाइकलेट होते हैं, तीनों के अंदर कौन सा फर्टाइल है, कौन सा अनफर्टाइल है, मतलब कौन सा उर्वर है, कौन सा बांझ है। अपने तीनों स्पीसीज की है, तीनों के अंदर एक बार फिर से मैं दिखवा देता हूँ आपको, तो पीछे अपने किया है। तो यहाँ पर पहला किया अपने होडियम वल्गैर वैरायटी डिस्टिकन। इसमें सेंटर का स्पाइकलेट क्या होता है, फर्टाइल होता है। बाकी जो लेटरल दोनों होते हैं ये क्या होते हैं, अनफर्टाइल होते हैं, मतलब ये बांझ होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है 6 रो, इसके अंदर तीनों ही क्या होंगे, फर्टाइल, मतलब इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। कौन सा, ये हेक्सिकन है। उसके बाद में अपने किया था इरेगुलर। इरेगुलर के अंदर क्या होता है, होडियम्बल वैरायटी इरेगुलर। इसके अंदर सेंटर का तो क्या होगा, फर्टाइल होगा, उर्वर होगा। बाकी इन दोनों के अंदर अपनी कंफर्म नहीं है कि कौन सा फर्टाइल है, कौन सा अनफर्टाइल है, इरेगुलर है, मतलब क्या ये इरेगुलर है। ये पहला जो क्लासिफिकेशन था वो किसके आधार पर क्लासिफिकेशन दिया अपने, वो क्लासिफिकेशन दिया अपने फर्टिलिटी के आधार पर या फिर स्पाइकलेट की अरेंजमेंट के आधार पर, ठीक है। ये आप पहचान सकते हो 2 प्रकार का वार्ले आप देख सकते हो। यहाँ पर 6 रो वार्ले है, जिसके अंदर ये जो भी रेचिस है, रेचिस के साथ जो सीड की रो है वो 6 है, मतलब 2 आगे है, एक आगे एक पीछे है, 2 इस प्रकार से साइडों में है। 2 रो के अंदर 2 ही होती है, मतलब यहाँ पर बीज लगे होंगे और यहाँ पर बीज लगे होंगे दोनों तरफ, बस 2 रो वार्ले ये है। 6 रो के अंदर 6 कतारें होती है बीज की, 6 लाइनें होती है, उसके अंदर 2 ही लाइनें होती है, ठीक है। यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो 6 रो और 2 रो वार्ले। उसके बाद में दूसरा क्लासिफिकेशन, बी टाइप का क्लासिफिकेशन। बी टाइप का क्लासिफिकेशन क्या है,
ये है कवर के आधार पर, सीड के ऊपर जो कवर होता है उसके आधार पर, ठीक है, सीड के ऊपर जो कवर होता है उसके आधार पर अपने देखते हैं कि बीज आवरण की उपस्थिति या अनुपस्थिति, क्या बीज के ऊपर आवरण पाया जाएगा या बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाएगा, उसके आधार पर ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4। तो पहला था अरेंजमेंट ऑफ स्पाइकलेट, और दूसरा है आपने सीड के ऊपर जो भी अपने कवर है उस कवर के आधार पर। तो पहला है इसके अंदर होडियम ब्लैटी नूडम। कौन सा है? होडियम ब्रैटी नूडम। नूडम नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जैसे ही अपने थ्रेसिंग करेंगे, जैसे ही अपनी थ्रेसिंग करेंगे तो ये ऊपर का जो छिलका होगा जिसको लीमा और पेलिया बोलते हैं, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। तो ये कौन सा है? नूडम की बात करें तो होडियम ब्लैटी नूडम, इसको बोलते हैं छिलका रहित, हस्कलेस, छिलका रहित जो, छिलका रहित जो, छिलका रहित जो है मतलब इसके अंदर जो भी छिलके हैं, लीमा और पेलिया, लीमा व पेलिया, लीमा और पेलिया दोनों छिलके ये क्या होंगे? थ्रेसिंग के टाइम हट जाएंगे। थ्रेसिंग के टाइम क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। थ्रेसिंग के टाइम ये क्या होंगे? हट जाएंगे। कौन कौन से? लीमा और पेलिया, दोनों को दोनों हट जाएंगे। अब छिलका ऊपर सिर्फ अपने पास क्या है? कैरियोप्सिस, जैसे गेहूं का बीज होता है उसी प्रकार से जौ का बीज है, ये सिर्फ कैरियोप्सिस है। तो इसका यूज क्या करेंगे? अपने अपने खाने के रूप में इसका यूज करें, मानव उपभोग के अंदर इसका उपयोग क्या हो जाएगा? अपने खाने के रूप में, आटे के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये कौन सा? ये है ब्रैटी नूडम। तो होडियम वल्गैर ब्रैटी नूडम, नूडम के ऊपर छिलके नहीं होते हैं, ये छिलका रहित जो होता है जिसका अपने आटे के रूप में यूज कर लेते हैं, फ्लोर के रूप में। दूसरा है होडियम वैरायटी ट्राइफ्रुकेटम। कौन सा है? होडियम वल्गैर वैरायटी ट्राइफ्रुकेटम है। ट्राइफ्रुकेटम की अपने बात करें कि ट्राइफ्रुकेटम कौन सा है या ट्राइफ्रुकेटम किसको बोलते हैं? ये हुड वार्ले होता है। कौन सा होता? हुड। हुड एक प्रकार की एक स्ट्रक्चर होती है जो कि बाली के ऊपर बनी होती है, तो इसको हुड वार्ले के बोलते हैं। और इसी के अंदर क्या होता है? नर और मादा पार्ट होता है। ठीक है, इसी के अंदर क्या होता है? नर और मादा पार्ट होता है। तो ये क्या होता है? ये छिलका जो होता है, छिलका, इसके साथ छिलका लग गया होगा, और इसी को क्या बोलते हैं? हुड जो भी बोल देते हैं, छिलका जो या हुड जो। ठीक है, दोनों के ऊपर एक हुड, हुड की स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, इस प्रकार का हुड होता है। ये हुडड वार्ले है, इसके ऊपर इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इसी हुड के अंदर ही क्या होते हैं? नर भाग होगा, नर पार्ट। इसी के अंदर क्या होता है? मादा पार्ट होता है, इसी के अंदर, इस हुड के अंदर। और इसके अंदर जो भी सीड बनेगा वो कैसा बनेगा? छिलके वाला, मतलब छिलका अलग नहीं होगा। अगर ये छिलका अलग नहीं होगा तो इसका उपयोग क्या? इसका उपयोग अपने पोल्ट्री के अंदर कर सकते हैं, पोल्ट्री के अंदर, या फिर लाइव स्टॉक के अंदर कर सकते हैं। लाइव स्टॉक मतलब पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है। अब छिलका है तो इसका सबसे अच्छा उपयोग क्या है? माल्ट उत्पादन के अंदर। माल्ट उत्पादन मतलब कि अगर अपने को फर्मेंटेशन करके कोई प्रोडक्ट तैयार करना है तो अपने कौन सा जौ लेना पड़ेगा अपने को? तो छिलके वाला जौ लेना पड़ेगा, जिसके कैरियोप्सिस पर, जिसके बीज के ऊपर दो छिलके लगे हुए हैं, लीमा। ये कौन सी वैरायटी होती है? ट्राइफ्रुकेटम होती है। कौन सी? ट्राइफ्रुकेटम। ट्राइफ्रुकेटम जो अपनी वैरायटी है वो कैसी है? छिलका जो है जिसका अपने माल्ट प्रोडक्शन के अंदर या पोल्ट्री या लाइव स्टॉक के अंदर अपने इसके रूप में कर सकते हैं, फीड के रूप में यूज किया जा सकता है। उसके बाद में होडियम वल्गैर वैरायटी इन रेमी, ये होता है कांटा रहित। कांटा रहित मतलब इसके ऊपर जो बाली है, जैसे कि ये रैचिस, रैचिस के यहाँ पर इस प्रकार से सीड लगे होंगे, इस प्रकार से जो कांटे से निकले होते हैं ना बाली के ऊपर, जैसा कि आप पीछे देख रहे हो, जैसे ये रे यहाँ पर देख रहे हो ये चीज, ये इसके ऊपर नहीं पाई जाएगी। जैसा आप आगे पिक के अंदर देख सकते हो, ये पूरे का पूरा ऑनलेस है। ये देखो यहाँ पर किसी प्रकार का अपने को स्ट्रक्चर नहीं दिख रही है, किसकी? ऑन्स की। यहाँ पर ऑन्स नहीं है, यहाँ पर ऑन्स नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो ये ऑन्स हैं, ये कांटे हैं, ये कांटे हैं। किसके नहीं होते हैं? तो इन रेमी के ये कांटे नहीं मिलेंगे। देखा जाए तो इन रेमी के अंदर ये कांटे देखने को नहीं मिलते। ये कांटर रहित जो होता है, मतलब ऑनलेस बार्ले होता है ये। तीसरा इसके अंदर है जियोकार्थिनम। कौन सा? जियोकार्थिनोन। जियोकार्थिनोन को क्या बोलते हैं? फैंटेल वार्ले बोल देते हैं। कौन सा? फैंटेल। आपसे पूछा जाए कि फैंटेल वार्ले कौन सा है? फैंटेल, फैंटेल वार्ले कौन सा है? जियोकार्थिनोन है। ठीक है, जियोकार्थिनोन को क्या बोलते हैं? फैंटेल जो बोल देते हैं। कौन सा? फैंटेल।
दो प्रकार का क्लासिफिकेशन किया आपने, एक तो अपने स्पाइकलेट की अरेंजमेंट के आधार पर किया, दूसरा बीज के ऊपर आवरण के आधार पर। तो स्पाइकलेट के आधार पर 3 प्रकार का था और आवरण के आधार पर 4 प्रकार का है। आगे अपने देखते हैं बारले के अंदर स्टेजेस। तो बारले के अंदर स्टेजेस 3 है मोस्टली। जो क्रिटिकल स्टेज बोले इरिगेशन की वो टिलरिंग ही होती है। अगर इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेज की बात करें वो कौन सी होती है? टिलरिंग ही होती है। तो पहला चरण कौन सा है? टिलरिंग है, जो 30 से 35 दिन बाद आता है। कितने दिन बाद? 30 से 35 दिन बाद। टिलरिंग की बात करें तो 30 से 35 दिन बाद। डे आफ्टर सोइंग, सोइंग के कितने दिन बाद? 30 से 35 दिन बाद कौन सी फेज आती है? टिलरिंग फेज आती है। कौन सी? टिलरिंग आती है। और यही सिंचाई की मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है। यही सिंचाई की कौन सी है? मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। दूसरी है लेट जॉइंटिंग या जॉइंटिंग स्टेज बोल दो। इसको अपने शूटिंग स्टेज भी बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टेज भी बोल देते हैं। शूटिंग स्टेज। शूटिंग स्टेज की बात करें ये लगभग 55 से 65 दिन बाद आती है। डे आफ्टर सोइंग 55 से 65 दिन बाद आती है। कौन सी? जॉइंटिंग। तो शूटिंग स्टेज की बात करें तो 55 से 65 दिन बाद आती है ये। उसके बाद में है हेडिंग। कौन सी है? हेडिंग, जिसको अपने ईयरिंग स्टेज बोल देते हैं। कौन सी? ईयरिंग स्टेज। हेडिंग स्टेज की बात करें तो 75 से 85 दिन बाद आती है। कितना? 75 टू 85 डेज आफ्टर सोइंग। डे आफ्टर सोइंग 75 से 85 डे आफ्टर सोइंग आती है। 75 से 85 दिन बाद आती है। तो टिलरिंग की बात करें 30 से 35, जॉइंटिंग की बात करें 55 से 65 और हेडिंग की बात करें, ईयरिंग स्टेज की बात करें तो 75 से 85 दिन बाद आती है। हेडिंग स्टेज कब आती है? 75 से 85 दिन बाद आती है। तो टिलरिंग 30 से 35, जड़ जमाव वाली शूटिंग स्टेज 55 से 65 और 75 से 85 कौन सी होती है? हेडिंग स्टेज होती है। कौन सी? हेडिंग स्टेज। तो अपने 3 प्रकार की स्टेजेस मोस्टली देखने को मिलती है। टिलरिंग जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है इरिगेशन की, वो 30 से 35 दिन बाद। जॉइंटिंग शूटिंग स्टेज बोल देते हैं 55 से 65 दिन बाद। और हेडिंग स्टेज जब ईयर निकलना स्टार्ट होता है, ऊपर का हेड निकलना स्टार्ट होता है, वो भी 75 से 85 दिन बाद आती है। यहाँ पर पानी देना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में क्लाइमेट। अगर अपनी बात करें बारले की तो किस क्लाइमेट का प्लांट है ये? तो आप सभी को पता है, ठंडी जलवायु का, मतलब शीतोष्ण जलवायु की फसल है। शीतोष्ण जलवायु की फसल है। शीतोष्ण जलवायु की फसल है ये। और या फिर आप बोल सकते हो ठंडी जलवायु की, कूल क्लाइमेट की, ठंडी जलवायु। बाकी पानी की कमी के प्रति सहनशील होता है, पानी की कमी को सहन कर सकता है। और टेम्परेचर वगैरह की बात करें तो जर्मिनेशन के लिए 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर है। ग्रोथ के लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रवाह के लिए कितना? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और राइपिंग के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 30 डिग्री। तो ये आप याद रख सकते हो क्लाइमेट के अंदर। बाकी क्लाइमेट के अंदर ड्राउट के प्रति टॉलरेंट होती है ये। और एनुअल रेनफॉल इसको कितनी चाहिए? 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए। और ये क्या होता है? ड्राउट टॉलरेंट होता है। क्या होता है? ड्रॉट टॉलरेंट होता है, मतलब सूखे को सहन कर सकता है। सूखे की कंडीशन के अंदर उग सकता है ये। सूखे की कंडीशन के अंदर आराम से उगाया जा सकता है। उसके बाद में सोयल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोयल इसकी। सोयल के अंदर याद रखें दोमट या फिर ब्लू दोमट मिट्टी, लोमी या फिर सैंडी लोम सोयल के अंदर ही ग्रो करते हैं इसको। ठीक है। तो सोयल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो सोयल का आप याद रखोगे दोमट मिट्टी, दोमट या फिर ब्लू दोमट, ब्लू दोमट। और नॉर्मली जो पीएच वो अपनी 7 से 8 का पीएच। मोस्टली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन याद रखोगे, लवणीय व क्षारीय, लवणीय व क्षारीय मिट्टी के प्रति सहनशील। लवणीय व क्षारीय मिट्टी के अंदर आसानी से जौ को अपने उगा सकते हैं। ठीक है। दोमट या ब्लू दोमट मिट्टी चाहिए, पीएच 7 से 8
की रेंज में 8 से ऊपर 9 तक का पीएच है तो भी सोयल का फिर भी अपने जौ को उगाया जा सकता है। काफ़ी हद तक ये लवणीय मिट्टी को सहन कर सकता है, क्षारीय मिट्टी के अंदर भी अच्छे से ग्रो हो सकता है। कौन? जौ। तो जौ के लिए मिट्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वैरायटीज वगैरह की बात करते हैं, किसमें कौन कौन सी है। तो रत्ना है, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली के द्वारा रिलीज किया गया है। और ये लवणीय और क्षारीय मिट्टी दोनों के लिए क्या होती है? प्रतिरोधी, मतलब इसके अंदर टॉलरेंट है, उग सकती है। RS6 यह राजस्थान से रिलीज हुई वैरायटी है और पूर्वी व मध्य राजस्थान के लिए एक अच्छी वैरायटी है। ये राजस्थान की वैरायटी है। केदार, जिसका दूसरा नाम DL36 है, DL36 है, और ये एक डवार्फ वैरायटी, एक बोनी किस्म है, जिसको चारे के लिए भी उगा रहते हैं और जिसको अनाज के लिए भी उगाते हैं। चारे और अनाज दोनों के लिए अच्छी। क्लिपर मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है, जिसको ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। कहाँ से लाया गया इसको? ऑस्ट्रेलिया से। और इसके अंदर ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटी है या ऐसी कौन सी एक अच्छी विशेषता है जिसके कारण इसको ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस किया गया और एक फेमस वैरायटी है? वो है इसके अंदर माल्ट। इसके अंदर अच्छी गुणवत्ता का, सबसे अच्छी क्वालिटी का माल्ट उत्पादन के लिए कौन सी किस्म को ग्रो करना चाहिए? तो वो किस्म कौन सी है? जो कि वो क्लिपर है। क्लिपर के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी का माल्ट मिलता है। मोस्टली माल्ट उत्पादन के लिए अगर जौ को उगाया जाएगा तो माल्ट के लिए कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी है? तो क्लिपर किस्म सबसे अच्छी है, जो किसके द्वारा विकसित की गई है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा रिलीज किया गया है। यहाँ पर इस किस्म को भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस किया गया है। छिलका रहित हस्कलेस वार्ले की किस्में कैलाश है, डोलमा है, हिमानी है, और पूरी जो कर्ण सीरीज है, कर्ण 1 2 3 4 5 कुछ भी कर्ण लगा आ जाए तो वो पूरे का पूरा क्या है? छिलका रहित जौ है। कैसा है? छिलका रहित जौ है। उच्च गुणवत्ता वाली माल्ट के लिए क्लिपर किस्म है, अल्फा 93 है, RD 2503 है और RD 137 है। कौन सी? RD 137। तो अच्छी क्वालिटी का माल्ट के लिए क्लिपर आपको बताई है मैंने। इसके साथ अल्फा 93 है, RD 2503 है, RD 137 है। उसके बाद में इसके अंदर एक डिजीज लगती है मोलिया एक सूत्रकृमि, एक निमेटोड के द्वारा होने वाली जो कि एक बीमारी है, सूत्रकृमि के द्वारा होती है। ये हेटेरोडोरा एविनी के कारण, इस सूत्रकृमि का नाम हेटेरोडोरा एविनी है। इस रोग के प्रति जो प्रतिरोधी किस्म है, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो तो है राजकिरण। कौन सी है? राजकिरण, है ना। पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि निम्न में से जौ की ऐसी कौन सी किस्म है जो मोलिया रोग के प्रतिरोधी है? तो ऑप्शन में राजकिरण किस्म का नाम लिखा होता है। इसके साथ आप याद रख सकते हो RD 2052, ये मोलिया रोग प्रतिरोधी किस्म है। RD 2035, ये भी मोलिया रोग प्रतिरोधी किस्म है। और राजकिरण, जिसका दूसरा नाम RD 387 है और RDB 1 है। कौन सी? RDB 1। ये चारों वैरायटियां किसके प्रतिरोधी है? सूत्रकृमि बीमारी मोलिया के प्रतिरोधी किस्में है। लवणीय क्षारीय मिट्टी के अंदर कौन कौन सी किस्में मोस्टली उगाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है बिलाडा 2। कौन सी? बिलाडा 2 या BL2। ये जो कि ऐसी किस्म है जो लवणीय मिट्टी के अंदर अच्छे से आसानी से उगाई जा सकती है। रत्ना पीछे करके आए हैं, RD 2552, इसको भी अपने लवणीय क्षारीय मिट्टी के अंदर उगाया जा सकता है। वर्षा सिंचित रेनफॉल एरिया, जो भी अपने रेनफॉल एरिया बोल सकते हैं, उसके अंदर RD 2624 है, रत्ना, विजय, अंबर, इनको उगाया जा सकता है। म्यूटेशन, पहला म्यूटेशन है BM4, ठीक है, म्यूटेशन वार्ले, BM4 वार्ले म्यूटेशन। तो BM4, उसके बाद BM10 निकाल दी, BM11 है, BM14 है। तो BM11, BM14, BM10 और BM4, ये चारों वैरायटियां कैसी है? ये म्यूटेशन के द्वारा, उत्परिवर्तन के द्वारा तैयार की गई जो कि किस्में है। उसके बाद रोली रोग, वही रोली जो कि गेहूं के अंदर लगती है, काली, पीली और बोरी रोली, जो कि पक्सीनिया फंगस के कारण लगती है। उस पक्सीनिया फंगस के प्रतिरोधी किस्में आजाद है, कैलाश है या फिर डोलमा है। कौन सी है? आजाद, कैलाश और डोलमा। ये तीनों किस्में किसके रेजिस्टेंट है? रस्ट के रेजिस्टेंट है, रोली के प्रतिरोधी है। और रोली किसके कारण होती है? पक्सीनिया फंगस के कारण होती है। वही पक्सीनिया फंगस जो कि गेहूं के अंदर लगता है, वही जौ या जई के अंदर लगता है। उसके प्रतिरोधी आजाद, कैलाश या डोलमा किस्में आप उगा सकते हैं। उसके बाद में सीड रेट, वार्ले की सीड रेट की अगर अपनी बात करें तो नॉर्मली इसका जो बीज दर है वो कितना होता है? सामान्य 80 से लेकर 100 होता है।
मान्य अगर इसकी बीज दर देखें तो 80 टू 100 किलोग्राम पर हेक्टर है, 80 से लेकर 100 किलोग्राम। बाकी समस्याग्रस्त मिट्टी लिख देते हैं सीधा सीधा सिंपल, चाहे कैसी मिट्टी हो। समस्याग्रस्त प्रोमैटिक सॉइल, समस्याग्रस्त मृदा, जैसे कि वाटर लॉगिंग हो सकती है, पानी की कमी हो सकती है, या लवणीय क्षारीय हो सकती है, तो सीड रेट थोड़ा ज्यादा रखेंगे अपने, क्योंकि जर्मिनेशन कम होगा तो प्लांट पॉपुलेशन में कमी ना आए, इसलिए अपने 125 किलोग्राम पर हेक्टर रखते हैं। कितना? 125 किलोग्राम पर हेक्टर। 125 किलोग्राम पर हेक्टर अपने क्या करेंगे? सीड रेट रखेंगे। बीज उपचार वही क्रम है, FIR क्रम रखते हैं, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। एजेटोवेक्टर, इसके अंदर बायो फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं, एजेटोवेक्टर। कौन सा? एजेटोवेक्टर। बाकी फंजीसाइड में देखा जाए तो वीटावैक्स का मोस्टली यूज कर लेते हैं, लूसमट बीमारी के लिए वीटावैक्स हो गया, थायरम हो गया। कौन सा? थायरम हो गया, वीटावैक्स, थायरम, ये अपने फंजीसाइड यूज कर लेते हैं, वीटावैक्स, थायरम। या अपने इंसेक्टिसाइड में क्लोरोफायरिफोस या क्यूनोल्फोस यूज कर लेते हैं, जिससे सीड का ट्रीटमेंट कर देंगे। और जो भी भूमिगत इंसेक्ट है या फिर जो भी सॉइल बोर्न डिजीज है जो मिट्टी के अंदर लगती है या फिर सीड बोर्न डिजीज है, उनके लिए अपने क्या कर सकते हैं, एक बार रोक सकते हैं उनको, कि ताकि अच्छे से जर्मिनेशन हो जाए। उसके बाद में है मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर मोस्टली नॉर्मल मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर देते हैं बारले के अंदर, ज़्यादा कोई अलग से मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर नहीं दिया जाएगा। और नॉर्मल आपको पता ही है कि कितना अपने गोबर की खाद देते हैं, तो 10 से लेकर 15 टन गोबर की खाद डाल देते हैं। और बाकी नाइट्रोजन वगैरह अपने 50 से 60 किलोग्राम। तो FIM आपको पता है, गोबर की खाद फार्म आर्ड मैन्यूर 10 से लेकर 15 टन पर हेक्टर। और अच्छी तरह से ये क्या होनी चाहिए? डिकम्पोस्ट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए डिकम्पोस्ट? क्योंकि कच्चे गोबर की खाद से दीमक लग सकती है, इसलिए अच्छी तरह से जो सड़ी हुई गोबर की खाद है उसको सोइंग के लगभग 1 महीना पहले खेत के अंदर डाल देते हैं। नाइट्रोजन वगैरह आप रेंज याद रख सकते हो, 50 से लेकर 60 किलोग्राम तक की अपने रेंज आपको याद रखनी है कि इतना अपने इसके अंदर नाइट्रोजन डाल देते हैं। लगभग 30 से 40 किलोग्राम इसमें फास्फोरस डाल दिया जाएगा और लगभग 30 किलोग्राम इसमें पोटाश डाल दिया जाएगा पर हेक्टर। ये आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन लगभग 60 किलोग्राम याद रख सकते हो आप। या फिर फास्फोरस की बात करें 30 टू 40 किलोग्राम है, या फिर पोटास लगभग 30। नाइट्रोजन की तो हाफ डोज देते हैं अपने सोइंग के टाइम, बाकी फास्फोरस और पोटास की पूरी डोज दे देते हैं। नाइट्रोजन की जो हाफ डोज है वो अपनी सोइंग के बाद जब इरिगेशन का टाइम आता है उस टाइम इरिगेशन के अंदर बांट बांट के दे देते हैं। इरिगेशन की बात करते हैं। इरिगेशन अगर आपसे पूछा जाए इसकी वाटर रिक्वायरमेंट, इसकी जल मांग, तो वारले की जो जल मांग है वो होती है 400 mm, 400 मिलीमीटर। बाकी सूखा प्रतिरोधी है ये, सूखा प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी है पानी की कमी को। मुख्य क्रांतिक अवस्था, मुख्य क्रांतिक अवस्था, यहाँ पर पानी देना बहुत जरूरी है। वो क्रिटिकल स्टेज की बात करते हैं, मुख्य क्रांतिक अवस्था की। मुख्य क्रिटिकल स्टेज, मुख्य क्रिटिकल स्टेज है इसकी टिलरिंग। कौन सी है? टिलरिंग स्टेज है, तो लगभग 30 से 35 दिन बाद आती है, डे आफ्टर सोइंग, 30 से 35 दिन बाद देना है। तो जल मांग 400 mm है। मुख्य क्रांतिक अवस्था टिलरिंग है जो 30 से 35 दिन बाद आती है। ठीक है, यहाँ पर अपने को पानी देना जरूरी होता है। लगभग अपना 4 सिंचाई से काम चल जाएगा, 3 से 4 सिंचाई, 3 से 4 सिंचाई का पानी है अपने पास, अपनी जौ को उगा सकते हैं अच्छे से। बरानी खेती के अंदर अच्छी क्रॉप है, उगाई जा सकती है। उसके बाद वीड, गेहूं की फसल में जो वीड खरपतवार अपने करके आए हैं गेहूं के अंदर, वो पूरे के पूरे वीड इसके अंदर लगते हैं, वही इसका नियंत्रण है। तो गेहूं की क्रॉप अपने अच्छे से देख चुके हैं, पीछे किया है।
जो गेहूं के अंदर आप पढ़ के आए हो पूरे का पूरा, जितने भी मिमिक्री वीड है, जितने भी ऑब्जेक्शनल है, जो भी वीड लगेंगे, जो भी आपने वीडीसाइड का यूज करेंगे, किसी भी खरपतवार नाशी का यूज करेंगे, वही जो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो गेहूं आपने पढ़ लिया अच्छे से, तो उसी के जो बीड है, उसी के जो रोग है, रोग क्या, उसी के जो खरपतवार है, खरपतवार नाशी है, वो अपने को याद रखनी है किसके अंदर, जो। उपज वगैरह का इतना कोई ज्यादा आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी आप याद रख सकते हो कि सिंचित एरिया के अंदर 30 से 40 क्विंटल उपज होती है। कितनी? 30 से लेकर 40 क्विंटल, 30 to 40 क्विंटल पर हेक्टर उपज होती है अगर इरिगेटेड है। और रेनफेड एरिया है तो अपने लगभग 10 से लेकर 15 क्विंटल बारले की उपज हो। ठीक है, उसके बाद अनाज और भूसी का अनुपात है, जो बीज और छिलके का अनुपात, ये 1:1.25 होता है ना, 1:1.25। स्टोरेज करेंगे तो कितनी नमी पर करेंगे? नमी स्टोरेज की आपको याद रख सकते हो, कितनी नमी पर स्टोरेज हो सकता है? तो 10 से लेकर 15% नमी पर क्या हो सकता है? स्टोरेज हो सकता है। कितना? 10 से लेकर 15% नमी पर स्टोरेज किया जा सकता है। तो सिंचाई सिंचित क्षेत्रों में 30 to 40 क्विंटल, और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में के अंदर 10 से 15, और अनाज और भूसी का जो अनुपात है, छिलके का अनुपात है, वो 1:1.25 होता है। और स्टोरेज नमी 10 से 12% नमी पर, इससे ज्यादा नमी नहीं रखेंगे, नहीं तो जो खराब हो जाएगा, इसकी स्टोरेज लाइफ अच्छी नहीं होगी। आगे का पार्ट होगा अपना डिजीज का, जो अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, कल की क्लास में। और आज की क्लास के लिए अपना इतना ही है। और किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो आप लिख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के। धन्यवाद सभी का, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद। चलो अब ऐसे ही चलेगी क्लास अपनी, बीच में कोई छुट्टी का टाइम था इसलिए नहीं आ पाए। ठीक है, अ, वैसे ही कंटिन्यू चलेगी, आगे से वैसे ही कंटिन्यू, आप भी कंटिन्यू रहिए। क्लास ज़्यादा है क्या? एक फर्मेंटेशन ड्रिंक होती है लुगड़ी, उसको बोल देते हैं। पहचान बाली के आधार पर की जा सकती है। इरिगेटेड के अंदर 40, इरिगेटेड मतलब सिंचाई की अच्छी फैसिलिटी है। रेन फेड मतलब यहाँ पर बरसात के पानी पर ही अपनी कृषि कर रहे हैं, तो मतलब पानी की स्केर्सिटी है, पानी की कमी है। देखो, वैरायटी को अपने को बार बार पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी जैसे कि मोलिया डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी पढ़ सकते हो आप, या फिर क्लिपर वगैरह को याद रख सकते हो, बिलाडा 2 को याद रख सकते हो, जो पूछी जा सकती है। ये वैरायटियां तो आपको मोस्टली याद रखनी है। जैसे पहली म्यूटेशन कौन सी है, BM4 है। उसके साथ आप याद रख सकते हो कि कौन सी मोलिया डिजीज के प्रति रेजिस्टेंट है, और कौन सी आप याद रख सकते हो कि कौन सी वैरायटी छिलका रहित है, जैसे डोलमा है, कैलाश है, हिमानी है, ये पूछी जाती है। ठीक है, धन्यवाद। अनिल कुमार अहिरवार। ठीक है, चलो कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट।
आ जाओ।